नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ मैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम के टॉप 40 क्वेश्चनों के साथ। ये सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और इन सभी टॉप 40 क्वेश्चन में मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं, ताकि आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। दोस्तों, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो भी कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको एसएससी जीडी एग्जाम से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आपके ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाता है आपको बताना है। और दोस्तों, 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं ये आपको लास्ट में दोस्तों कमेंट करके बताना है। आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और दोस्तों ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसका आंसर बताइए कि वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह गुप्त वंश का शासक था दोस्तों। कौन था? गुप्त वंश का शासक था। यदि गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो आपको याद कर लेना है, श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। अब दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर मैं बता दूं, चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। कौन आया था दोस्तों? चीनी यात्री फाहियान आया था। और इसने चंद्रगुप्त सेकंड ने दोस्तों चांदी के सिक्के चलाए थे। आपको नोट डाउन कर लेना है, चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। और चंद्रगुप्त के काल को दोस्तों साहित्य एवं कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साहित्य एवं कला का स्वर्ण काल। साहित्य एवं कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया? आपके ऑप्शन है एम.के. गांधी, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजा लक्ष्मण सिंह। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और इन्होंने 20 रुपये वार्षिक प्रति व्यक्ति आय बताई थी भारतीयों की। 20 रुपये वार्षिक प्रति आय, कई बार पूछ लेता है कि 20 रुपये वार्षिक प्रति आय किसने बताई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने बताई थी। कब किया था इन्होंने आकलन दोस्तों? 1868 ईस्वी में किया था। आपको नोट डाउन कर लेना है। दादा भाई नौरोजी के बारे में आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने कौन सी पत्रिका चलाई थी? राफ्त गोफ्तार पत्रिका चलाई थी। कौन सी पत्रिका चलाई थी? राफ्त गोफ्तार पत्रिका इन्होंने चलाई थी। और दूसरी बात करें कि ये दोस्तों पहले फारसी कांग्रेसी अध्यक्ष थे। पहले फारसी कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, शून्य काल किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है अमेरिका, भारत, रूस या फिर आयरलैंड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? संसद में शून्य काल होता है, आप सभी को पता होगा। किस देश की देन है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाता है दोस्तों, भारत। भारत की ही देन है शून्य काल। यदि बात करें प्रश्नकाल की, तो प्रश्नकाल दोस्तों कब से होता है? तो प्रश्नकाल आपका 11 से 12 बजे का तक होता है। उसके बाद दोस्तों आपका शून्य काल चलता है, और शून्य काल आपका कब से? 12 से 1 बजे तक का होता है। और उसके बाद दोस्तों आम कार्यवाही चलती है संसद में। आम कार्यवाही कब से कब तक होती है? 2 बजे के बाद होती है। 2 बजे के बाद आम कार्रवाई चलती है। आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? वित्त मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या फिर परिवहन मंत्रालय, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, वित्त मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों भारत का आर्थिक सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? आपके ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड दोस्तों नींबू में पाया जाता है। यदि ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। आपको नोट डाउन कर लेना है। फार्मिक अम्ल किस में होता है? चींटी में होता है दोस्तों। लाल चींटी में ज़्यादा होता है फार्मिक अम्ल। आपको नोट डाउन
कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? आपके ऑप्शन है 1993, 1972, 2009 या फिर 1973। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो सन 1972 ईस्वी में आया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। यदि दोस्तों 1973 की बात करें तो 1973 में आपको याद रख लेना टाइगर रिजर्व आया था। 1973 में क्या आया था? टाइगर रिजर्व आया था। और दोस्तों 1986 ईस्वी में क्या आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। और यदि 1993 की दोस्तों हम बात करें तो प्रोजेक्ट हाथी आया था। 1993 में क्या आया था दोस्तों? प्रोजेक्ट हाथी आया था। 2002 में क्या आया था? जैव विविधता अधिनियम आया था। जैव विविधता अधिनियम आया था। और यदि दोस्तों बात करें 2009 में क्या आया था? तो क्या आया था? प्रोजेक्ट डॉल्फिन। क्या आया था दोस्तों? प्रोजेक्ट डॉल्फिन आया था, आपको नोट डाउन कर लेना है। और 2010 में मैंने आपको कई बार बताया दोस्तों, हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह, जम्मू कश्मीर या फिर पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात हुई है तो पहला सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। किस नाम से है दोस्तों? बैरन द्वीप नाम से, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा है दोस्तों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है एकनाथ शिंदे, डॉक्टर मानिक सिंह, वीरेंद्र सिंह या फिर पुष्कर सिंह धामी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी से हो जाता है, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। यहाँ पर दोस्तों यदि एकनाथ शिंदे की बात करें तो ये कहाँ के? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। अभी दोस्तों हाल ही में चुनाव आयोग ने इन्हें चुनाव चिन्ह भी दिया है। कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है? तो आपको याद रखना है तलवार और ढाल। कौन सा चुनाव चिन्ह दिया? तलवार और ढाल। और इनकी जो पार्टी है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो इनकी पार्टी का नाम है बाला साहेब बंची शिवसेना। यहाँ पर दोस्तों यदि बात करें डॉक्टर मानिक सिंह, तो डॉक्टर मानिक सिंह कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि वीरेंद्र सिंह की बात करें तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं वीरेंद्र सिंह अभी हाल ही में। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद कर लेना है। जैसे भगवंत मान कहाँ के बने हैं? तो पंजाब के बने हैं। तो ये सभी दोस्तों आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सरोद उस्ताद के नाम से कौन जाना जाता है? आपके ऑप्शन है विश्वजीत राय चौधरी, बंदे हसन, अमजद अली खां या बागेश्वरी कमर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? सरोद के उस्ताद, मैंने कई बार आपको बताया दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, अमजद अली खां। अमजद अली खां को दोस्तों सरोद का उस्ताद कहा जाता है। इनके दो पुत्र और हैं दोस्तों, अमान अली खां, जिनका नाम है अमान अली खां और अयान अली खां। ये दोनों भी दोस्तों सरोद बजाते हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि बागेश्वरी कमर की बात करूं तो ये शहनाई वादक हैं दोस्तों, शहनाई वादक, एकमात्र महिला हैं दोस्तों शहनाई वादक की, एकमात्र महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से कौन जाना जाता है? आपके ऑप्शन है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड कैनिंग या फिर अशफाक उल्ला खां। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों? हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसको जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी से हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है। अगर ए.ओ. ह्यूम की बात करूँ तो 1885 ईस्वी में इन्होंने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। और पहले अध्यक्ष की बात करी जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा मैदान सर्वाधिक उपजाऊ होता है? आपके ऑप्शन है भावर मैदान, तराई मैदान, खादर मैदान या फिर बांगर मैदान। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? सर्वाधिक उपजाऊ होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाता है? यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाता है दोस्तों, खादर मैदान। खादर मैदान काफ़ी ज़्यादा सर्वाधिक उपजाऊ होता है दोस्तों, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। अगर आपका ऑप्शन यदि तराई मैदान है तो दोस्तों गलत हो जाता है। तराई मैदान में भी फसलें होती हैं, तो यहाँ पर दोस्तों गन्ना और धान का ज़्यादा उत्पादन होता है, गन्ना प्लस धान का, लेकिन ये ज़्यादा सर्वाधिक उपजाऊ नहीं माना जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा माना जाता है? खादर मैदान माना जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है।
यहीं पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसलिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर सर्वाधिक उपजाऊ यह मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो पर्वतीय जो नदियाँ होती हैं वो जलोढ़ मिट्टियाँ लेकर आती हैं और यहीं पर उपस्थित हो जाती है, सारा इकट्ठा हो जाता है और इसलिए ये दोस्तों काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? आपके ऑप्शन है काकोरी घटना, सविना अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड या फिर बंगाल विभाजन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? असहयोग आंदोलन को। तो दोस्तों क्या हुआ था, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था तो पूरे देश भर में दोस्तों आंदोलन स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, गोरखपुर 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 कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश का शहर है दोस्तों गोरखपुर। यहाँ पर एक जगह थी चौरी चौरा, जहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था, आंदोलन जो लोग कर रहे थे उन पे पुलिस ने गोलियां चला दी थी। तो इसी गुस्से में आके जो आंदोलन कर रहे थे उन सभी लोगों ने क्या किया था, चौरा चौरी के एक वो था दोस्तों थाना, जिसमें आग लगा दी थी और जिसमें दोस्तों मतलब दरोगा सहित 21 पुलिस वाले मर गए थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता? ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों, चौरी चौरा घटना। यदि चौरी चौरा घटना की बात करूँ तो ये 5 मार्च 1922 को घटित हुई थी। 5 मार्च 1922 को घटित हुई थी, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, लकड़ी का बल्ला बनाने के लिए निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों लकड़ी का बल्ला बनाने के लिए आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन ए, सैलिक्स पर्प्यूरिया का यूज किया जाता है लकड़ी का बल्ला बनाने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षों के बाद भारत नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई? आपके ऑप्शन है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है 8 वर्ष। 8 वर्ष बाद दोस्तों भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में 2 ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए किस तकनीक का परीक्षण रेल मंत्री की मौजूदगी में हुआ है? आपके ऑप्शन है अर्जुन, सुरक्षा समूह, कवच या फिर अटल कवच। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है कवच। कवच का प्रयोग दोस्तों किया गया है 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है। यदि दोस्तों बात करें रेल मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कौन है दोस्तों? अश्विनी वैष्णव, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? आपकी ऑप्शन है हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है बैरोमीटर, डाब्सन, लैक्टोमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर दाब मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? आपका ऑप्शन ए से हो जाता है दोस्तों बैरोमीटर। बैरोमीटर का यूज किया जाता है दाब मापने के लिए। जब बैरोमीटर दोस्तों तेजी से नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आते हैं, आपको नोट डाउन कर लेना है। यानी आंधी और तूफान के लिए क्या होता है, जब बैरोमीटर तेजी से नीचे गिरे, और जब बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है दोस्तों, बारिश आती है, आपको नोट डाउन कर लेना है। और जब बैरोमीटर ऊपर की ओर उठता है तो क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है, आपको ये भी नोट डाउन कर लेना है। यदि डाब्सन की बात करें तो क्या होता है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाब्सन का यूज किया जाता है। और लैक्टोमीटर दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दूध की शुद्धता नापने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, पंजाब या फिर कर्नाटक। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी से हो जाता है केरल में दोस्तों हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में किए जाने वाला धातु कौन सा था? आपके ऑप्शन है कांसा, लोहा, तांबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी से जाता है दोस्तों तांबा। तांबा का यूज मनुष्य ने सबसे पहले किया था। उसके बाद दोस्तों कांसा का यूज किया था और फिर लोहे का यूज किया था, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था?
आपके ऑप्शन है कनिष्क, दंतीदुर्ग, विजयपाल या विष्णुवर्धन। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है दोस्तों, आपको ये कमेंट करके बताना है, लास्ट में कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको सभी संस्थापकों की वीडियो एक साथ देखनी है तो मैंने शॉर्ट वीडियो अभी जल्दी अपने चैनल पर डाली है, तो आप जाके उस शॉर्ट वीडियो को देख लीजिए। उसमें सारे संस्थापक, सारे वंशों के संस्थापक एक साथ मैंने बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका हिंदी के सेशन स्टार्ट हो जाता है। हिंदी के कुछ क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छे से हो जाए। तो चलिए दोस्तों, एक बार हिंदी का हम जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना या विपत्ति में पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, मजबूरी में काम पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 100 सयाने एक मत का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है कुछ भी निश्चय ना कर पाना, ज्यादा चालाक बनना, अच्छे विचारों में भिन्नता होना या फिर बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 100 सयाने एक मत का अर्थ हो जाता है बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आंखों पर चर्बी छाना मुहावरे का क्या अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है धोखा खाना, कुछ समझ में ना आना, अभिमान करना या फिर निर्लज्ज होना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो आंखों पर चर्बी छाने मुहावरे का अर्थ हो जाता है दोस्तों अभिमान होना, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पापड़ बेलना मुहावरे का क्या अभिप्राय है। आपके ऑप्शन है पापड़ बनाना, मुसीबत उठाना, खाना बनाना या फिर पतली रोटी बनाना। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाता है मुसीबत उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है कि इन वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। इस तरीके से दोस्तों शुद्ध लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वाक्य में त्रुटि का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है कि किस वाक्य में त्रुटि है। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वीरता के साथ लड़े नहीं दोस्तों, वीरता के साथ लड़ी। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न वाक्य में फिर से त्रुटि का आपको चयन करना है। जब वह मेरे घर आई तो 8 बजा था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, या फिर डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों आपको बताना है, तो किस वाक्य में गलती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, जब वह मेरे घर आई तो 8 बजे थे। दोस्तों बजे थे इस तरीके से यूज होना है, टाइम को सदैव बजे थे के यूज में किया जाता है। 2 बजे थे, 3 बजे थे, 4 बजे थे, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अतिथि ने भोजन करने की खालिस्तान व्यक्त की। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। अतिथि ने भोजन करने की इच्छा व्यक्त की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बंदूक एक उपयोगी है, यहाँ पर क्या बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलने वाला है दोस्तों, तो इसको आपको इंपॉर्टेंट लिख लेना है। बंदूक एक उपयोगी क्या है दोस्तों, शस्त्र है। शस्त्र है, आपको ये नोट डाउन कर लेना है। कई बार दोस्तों अस्त्र लगा के आप चले आते हैं, लेकिन याद कर लेना है बंदूक एक उपयोगी क्या है, शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ममता कम बोलती है, रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द एक शब्द होगा, समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी या फिर मृदुभाषी। कम बोलने के लिए दोस्तों कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी से हो जाता है, मितभाषी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुपम बहुत ध्यान से पढ़ रहा था, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, तन्मयता। ध्यान से पढ़ने को दोस्तों क्या कहा जाता है, तन्मयता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अवनी का विलोम शब्द है, आसमान, आकाश, अंबर या फिर गगन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन सी से हो जाता है, अंबर। अवनी का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी और अंबर का अर्थ होता है आकाश, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हे का विलोम शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन डी से हो जाता है, ग्राह्य। हे का विलोम शब्द क्या हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपके ऑप्शन है ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या वसंत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कामदेव को दोस्तों अतनु का पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनीक, सैनिक, अरि या फिर अतनु।
कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, अनीक सेना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर आपको बताना है परीक्षा कौन सी वर्तनी में शुद्ध लिखी गई है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, परीक्षा इस तरीके से शुद्ध वर्तनी में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सही वर्तनी का चयन करें। कौन सी वर्तनी में संपूर्ण सही लिखा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? संपूर्ण। यहाँ पर बी सही हो जाता है, संपूर्ण दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका फिर सही वर्तनी का चयन करें। संवत कौन सा वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर संवत कौन सी वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है? ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा, हलंत लास्ट में लग जाता है, आपको नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, उसको जरूर से आपको कमेंट करके बताना है। आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है ये भी दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। यदि ये बताई गई मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन डेली देखने को मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।